नमस्कार। लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर लगातार लोग बता रहे हैं एनडीए कितनी सीट जीतेगी, विपक्ष को कितनी सीटें आएगी, कौन सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर जैसे, योगेंद्र यादव जैसे लोग जो है लगातार अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने सर्वे एक तरह से बतला रहे हैं या आकलन बतला रहे हैं। तो रुपेश जी की राय क्या है इस पर जानते हैं। रुपेश जी, क्या लगता है कि प्रशांत किशोर, योगेंद्र यादव जैसे लोग कितना सही आकलन कर रहे हैं? आपका क्या अनुमान है? धन्यवाद राजेश जी। जी राजेश जी, आपने बहुत ही एक तरह से सुंदर और रोमांचक एक मुद्दे का आज आपने सिलेक्शन किया है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारत में पूरी चर्चा गरमाई हुई है। आप जाकर अगर यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तमाम नेशनल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर, जो प्राइम न्यूज़ चैनल्स हैं उस पे, या अब तो नए नए पॉडकास्ट भी आ रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े एंकर्स का। अगर आप जहाँ भी देखिएगा तो सबसे ज़्यादा इस समय एक फेस दिख रहा है, वो है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर की एक अपनी रणनीति हो सकती है भविष्य को लेकर के, जिसके चलते वो इस चुनाव में हालांकि सक्रिय रूप से ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं और ना ही इस बार जैसे कि पूर्व में वो किए हैं कई सारी पार्टियों का सलाहकार रह चुके हैं। इस बार किसी भी का सलाहकार नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से हैं। लेकिन इस समय उनका जो फिगर है, इमेज है, वो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, उनकी राय मिलेगी देखने को। उनकी राय में एक चीज होती है और वो चीज है, वो उनके हर एक बात करने के पीछे एक तर्क होता है, एक रैशनैलिटी होती है। वो चीज़ों को जो बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ तथ्य होता है, क्योंकि वो डेटा सलाहकार रहे हैं, बहुत उनकी कंपनी ऐसे डेटा पर काम करती है। तो जो भी चीज़ वो बोलते हैं उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है। वो ये नहीं है कि हवा हवाई किसी बात को बोल दें। और उनकी जो बातें बोलने की शैली है प्रशांत किशोर की, वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित भी करती है। और कुछ लोग तो मजाक मजाक में ये भी, मेरे साथ में ऐसे लोग हैं जो बोल देते हैं कि शायद ये भविष्य में बिहार का केजरीवाल साबित होंगे। जिस तरीके से इन्होंने जन सुराज की अपनी एक यात्रा की, और ये बोल रहे हैं कि 2025 में चुनाव भी लड़ेंगे आने वाले विधानसभा में बिहार में, और 243 मतलब 243 सीट पर ही लड़ेंगे। वो किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, कोई कम सीट पर नहीं लड़ेंगे। तो एक तो उनका है। दूसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है और जो सबसे नामी गिरामी चेहरा है, वो है योगेंद्र यादव। 1995-96 से वो अपने आप को सेफोलॉजिस्ट यानी चुनावी विश्लेषक के रूप में और कई तरह के तथ्यों को उजागर करने वाले के रूप में अपने आप को स्थापित किए। और वो काफी, उनका पहले एक अलग ही रुतबा था, एक वर्चस्व था। ये अलग बात है कि उनका एक झुकाव एक अलग विचारधारा के साथ में है, तो उनको ये नहीं कह सकते कि न्यूट्रल है। और वो कहते भी हैं, उनमें उनको कोई नहीं, बीच दिक्कत भी में नहीं। बीच में रुपेश जी, अगर आपको ध्यान होगा तो केजरीवाल के जी साथ तो वो भी जुड़े थे। जी जी, मैं केजरीवाल। उसी पर आ रहा हूँ। मैं अभी 95-96 से फिर 2012-10-12 में भी आ जी रहा जी हूँ। जी। जी, 2012 में उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पे ये कहा था कि मैं आशा अब ये सेफोलॉजिस्ट का ये सब त्याग कर रहा हूँ, ये अब नहीं करूँगा। हालाँकि अभी जो वर्तमान में उनके कई सारे इंटरव्यू देखे गए, उसमें ये बोल रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में दोबारा इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो मजबूरी थी। क्योंकि लोग अच्छे से समराइज नहीं कर पा रहे थे, विश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, और कई तरह के उनके ऊपर भी आरोप लगे। बीच में वो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, उस समय आम आदमी पार्टी चूंकि कई लोग ये बोल रहे थे कि हार जाएगी, तो उस चीज को काउंटर करने के लिए उन्होंने फिर अपना वो तर्कस का तीर निकाला और सेफोलॉजी का काम स्टार्ट किया। और वो एक तरह से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और वो कहते भी हैं इस बात को। लेकिन अभी उनके साथ समस्या हो रही है कि 2012 से लेकर के और इस समय तक जितने भी उन्होंने चुनाव विश्लेषण किए हैं, कुछ ऐसे हैं जिसमें तो हर कोई बोल देता है कि ये जीत रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन जहां पर थोड़ी कठिनाइयां होती है, जहां पर असल में जरूरत होती है, वो उनका देखा जाए तो सारा का सारा गलत साबित हुआ है। उन्होंने इसमें एक बहुत ही अच्छा ट्रिक निकाल लिया है कि वो एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि इतना सीट आ रहा है, ऐसे ऐसे समीकरण बन रहे हैं, और धीरे धीरे वो अपग्रेड करते रहते हैं अपने आप को। और लास्ट में आते आते आप वहीं वो रिजल्ट के आसपास ही पहुंच जाते हैं जहां पर रिजल्ट आने वाला होता है, और फिर ये बोलते हैं कि देखो मेरा विश्लेषण ही है। लेकिन हकीकत रूप से अगर आप देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित होते हैं। और जब गलत साबित हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं प्रशांत जी, योगेंद्र यादव जी, कि हम पुराने जमाने के हैं, हम नए जमाने के तरह के
विश्लेषण नहीं करते हैं कि डेटा ले लें लोगों से बहुत जाकर के, हम खुद मैदान में उतरते हैं और जाकर वहाँ का हवा किस रुख में बह रही है हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान के बेस पर हम कहते हैं। जबकि प्रशांत किशोर का जो भी कुछ विश्लेषण होता है वो डेटा पर बेस्ड होता है, वो हवा-हवाई कुछ नहीं होता है। लेकिन फिलहाल अभी जो योगेंद्र यादव ने जब ये इलेक्शन स्टार्ट हुआ, पहला फेज का इलेक्शन कंप्लीट हुआ, तो उन्होंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी 150-60 ऐसे करके इतना पर रुक जाएगी, एनडीए बहुत हो सकता है 180 से 200 तक जाएगी और उसके बाद से धीरे-धीरे वो बढ़ते-बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी को 250 दे रहे हैं और एनडीए को कहीं न कहीं 300 के आस-पास वो दे रहे हैं। तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट वो डबल के आस-पास पहुँच गए हैं, तो 70-80% पे वो पहुँच गए हैं। लेकिन उनके बातों को काउंटर करते हुए प्रशांत किशोर ने एक बड़ी अच्छी बात कही। वो बोले प्रशांत किशोर ने इंडिया को एक तरह से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जो लोकसभा परिणाम आए थे पिछली बार। वो बोले कि जो पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र है इंडिया का, जहाँ पर बीजेपी ने अपना सर्वोच्च किया, अगर वहाँ पर एक नज़र से देखें तो बहुत ज़्यादा नुकसान होते हुए नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर नुकसान हो भी जाए उसमें मैक्स टू मैक्स हम कंसीडर कर लें कितना नुकसान होता है 40, 45, 50 सीटों का मैक्सिमम नुकसान होता है। जैसे राजस्थान में 3-4 सीटों का नुकसान हो रहा है, हिमाचल में 1 सीट को मान रहे हैं कि लड़ाई हो रहा है, दिल्ली में, पंजाब में 1-2 सीट का नुकसान हो रहा है, महाराष्ट्र में 10-12 सीटों का नुकसान हो रहा है, मध्य प्रदेश में पिछली बार 1 था, इस बार 2 या 3 हो सकता है। तो इस तरीके से अगर सारा सम अप कर लें तो 50 के आस-पास बैठते हैं। लेकिन उनका काउंटर ये भी है कि अगर इधर से 50 हो रहा है, तो देश के जो पूर्वी और दक्षिणी, जिसमें बिहार भी शामिल है, झारखंड शामिल है, बंगाल, उड़ीसा और साउथ के सारे स्टेट्स, इंक्लूडिंग असम भी अगर इस साइड से देख लिया जाए तो, यहाँ से कहीं न कहीं यहाँ बीजेपी या एनडीए गेन कर रही है सीटें। तो जो प्लस बंगाल में भी माइनस कर 4-5 सीटें बढ़ने की संभावना बताई जा रही जी, है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ बंगाल है, तेलंगाना है, तमिलनाडु में भी ना सिर्फ़ इस बार खाता फिर से खोलने वाली है, बल्कि अच्छा करने वाली है। यहाँ से यहाँ तक बताया जा रहा है। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन होने के साथ बहुत अच्छे स्थिति में है एनडीए वहाँ पर और भारतीय जनता पार्टी भी अपेक्षाकृत। तो ये बोल रहे हैं कि अगर उधर से 40-50 सीटें घट रही है, तो इधर से 40-50 सीटों का बढ़ोतरी हो रहा है और मोर और लेस आप 303 थी बीजेपी तो उसके अराउंड में ये रहेगी 5-10 सीटें ऊपर-नीचे। प्रशांत किशोर का ये तर्क है। जबकि योगेंद्र यादव बोल रहे हैं कि गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी 6 से 8 सीटें लूज़ कर रही है। अब उनके इसके पीछे का क्या तर्क है, अब तो वो योगेंद्र यादव बता सकते हैं। लेकिन इस नाम में मैं एक नाम और भी जोड़ना चाहूँगा, प्रदीप भंडारी का। प्रदीप भंडारी मुख्यतः आप देखेंगे उनके वीडियो, उनके आइडियोलॉजी को देखेंगे तो कहीं न कहीं वो राइट विंग से या मोदी से प्रभावित हैं। लेकिन उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता है कि कभी भी वो बिना तथ्य के नहीं बोलते हैं, डेटा के साथ बोलते हैं। अगर आज भले वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जहाँ से सीट वो हार रही है या जहाँ कुछ प्रॉब्लम है, उस चीज़ को भी वो खुलकर रखते हैं। क्योंकि उनका अगर विश्लेषण के नज़रिए से अगर उनको देखा जाए तो काफ़ी न्यूट्रल होकर के और सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेटा बेस्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रशांत किशोर का भी डेटा बेस्ड होता है, उसके पीछे एक रैशनैलिटी होती है। लेकिन योगेंद्र यादव का सब कुछ हवा-हवाई होता है और उसमें भी वो आकर लास्ट में स्वीकार भी कर लेते हैं और पिछले 2012 से और इस समय तक मैं जब से थोड़ा-सा ये सब चीज़ों को समझने और इसमें जाने लगा तब से मेरे तक आज तक उन्होंने कभी उनका विश्लेषण सही नहीं हुआ है। एक और नाम मैं लेना चाहूँगा अभिषेक तिवारी, मूलतः बिहार से रहने वाले हैं। उनका भी विश्लेषण अगर आप देखिएगा मैं पिछले 4 सालों से उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ। और उनके जितना उन्होंने चुनाव का अनुमान दिया है और जैसे-जैसे दिया है, उनका सिर्फ सारा का सारा सही हुआ है एक्सेप्ट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ही वाज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि बीजेपी आ जाएगी, लेकिन बीजेपी वहाँ पर लूज़ कर गई। उसके अलावा जो भी उन्होंने अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया और जैसे दिया, लगभग-लगभग वैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं। तो उनके ऊपर भी मैं मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। जी, राजेश जी। योगेंद्र यादव की बात कर रहे थे आप, तो योगेंद्र जी। यादव गुरुग्राम से चुनाव भी लड़े थे लोकसभा, आपको याद होगा, राव इंद्रजीत के खिलाफ। जी। आम जी, आदमी जी। पार्टी के उम्मीदवार थे। जी। जी। तो योगेंद्र यादव कई पार्टियों में जा चुके हैं, लड़ चुके हैं, कांग्रेस के लिए भी पिच तैयार कर चुके हैं, उनका स्टेटमेंट भी आया था। वो समय-समय पर कभी किसान आंदोलन में भी चले जाते हैं, तो किसानों के नेता बन जाते हैं, कभी राजनीतिक पार्टी भी बना लेते हैं खुद अभी, तो वो सब कुछ करते हैं।
ये अलग बात है कि होता कुछ नहीं है, लेकिन उनके कुछ परम मित्र हैं, जैसे अजीत अंजुम हैं, रवीश कुमार हैं, आशुतोष हैं, और आशुतोष का जो चैनल है उस पर बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो ये टाइप के उनका एक पुरानी क्रेडिबिलिटी है, पता नहीं उस समय क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन एक जो पुरानी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है उसी को लेकर के अब ढोया जा रहा है। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि ये खा भी रहे हैं योगेंद्र यादव। लेकिन अगर सच्चाई ये देखा जाए कि पिछले 10-12 साल से तो उनके चुनावी विश्लेषण में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई। उनकी एक जो विचारधारा है और जो विरोध करने का एक जो तरीका है कि हर चीज पर विरोध ही करना है, तो उसमें भी अब कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है। बाकी उनको मानने वाला ये तो बात सच्चाई है कि फॉलोअर उनके भी हैं और अच्छे खासे हैं। जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सटीक विश्लेषण के लिए। मिलते हैं फिर नए एपिसोड में नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी।